नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए फेज 3 के इलेक्शन की। फेज 3 का इलेक्शन में इसलिए इंपॉर्टेंट बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसमें कुल 11 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में 11 जगह चुनाव हो रहे हैं। कुल सीटें हैं 93। इन 93 सीटों में पिछली बार बीजेपी जीती थी 71 सीट और उसके सहयोगी जीते थे 10 सीट। बीजेपी ने पिछली बार जो, मैं अभी जब स्टेट वाइज आऊंगा तो आप उस पर डिटेल बात करेंगे, तो सहयोगी जीते थे 10 सीट। जनता दल यू, शिवसेना, जो इंडिपेंडेंट जो आप ही के इन्हीं के चुनाव पे लड़ी थी, ये सब लोगों को कुल मिला के 10 सीटें जीती थी सहयोगी। तो कुल 81 सीट। अब 93 में अगर आप 81 सीट जीत रहे हैं तो मोटे तौर पे करीब करीब 90% का स्ट्राइक रेट है। 88% का 90 पर पकड़ के चलते हैं, 88-90% का स्ट्राइक रेट है आपका। अब आपको क्या करना है फेज 3 में? पहले तो आप 81 से कम सीटें जीतने की, आप इससे कम सीटें अगर जीत रहे हैं तो आप फिसल गए। दूसरा, पहले और दूसरे फेज में जो आपने थोड़ी पीछे हुए हैं, आप इंडिया गठबंधन ने आपसे थोड़ी आगे बढ़त ली है, उस बढ़त को भी आपको पकड़ना है, उस गैप को पूरा करना है, उसको जो कमी हुई उसको पूरा करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तो राजस्थान आपके अमित शाह आप खुद सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ राजस्थान में 1-8 सीटें चली जाएंगी, 1-2 सीटें। अमित शाह जब 1-2 सीटें बोल रहे हैं तो ये अमित शाह जो 200 से पे सीटें जीतने वाली बीजेपी को 400 सीटें बोल रहे हैं, तो अपने मुंह से जब कह रहे हैं कि 1-2 सीटें, तो वो 2 होंगी कि 8 होंगी कि 10 होंगी, देखने वाली बात होगी। मैं पहले फेज 3 की बात कर लूं और फिर आपको, या तो मैं फेज 1 और 2 का एक बहुत जल्दी एक क्विक आपको रिकैप दे दूं। फेज 1 में 102 सीटें थी जिसपे इलेक्शन हुआ, पोलिंग हुई। फेज 2 में 88 थी, तो 190 सीट पे पोलिंग हो चुकी है। फेज 1 और फेज 2 मिला के बीजेपी के पास कुल 94 सीट थी, 94, और एनडीए के पास 12 सीटें थी, तो कुल 106 सीट आउट ऑफ 190। स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं था जो अभी चाहिए। वो राज्य थे, तमिलनाडु था, केरल था, ये सब राज्य थे जहां पे बीजेपी खराब परफॉर्म करती है, लेकिन वहां पे भी कुछ राज्यों में बीजेपी पीछे हुई है और गेन नहीं किया है। अरुणाचल में जैसे 1 सीट पीछे हुई, मैं उसको बहुत नहीं मान रहा हूं। अरुणाचल में सेम भी मान लिया। असम 10 सीटों पे चुनाव अब तक हो गए हैं, 8 सीटें बीजेपी के पास थीं उससे पहले, अब 6 ही रह पाएंगी ऐसा लगता है। 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। मैं बिहार छोड़ दे रहा हूं क्योंकि बिहार में अभी बीजेपी मुख्य रूप से इलेक्शन 1 ही सीट का हुआ है, वो बीजेपी जीत जाएगी, बाकी उसके सहयोगी दल वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ 3 में 3। कर्नाटका, बीजेपी जो 14 सीटों पर अभी तक चुनाव हुए, 14 पे अब होके कर्नाटका 7 तारीख को समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक 14 में से बीजेपी पिछले वाले फेज में फर्स्ट और सेकंड मिला के 12 सीटें जीती थी। उसमें 12 में अब वो 5 सीटों पे आ रहे हैं, और अभी जब कर्नाटक की बात करेंगे तो अब इस वाले फेज में 14 में कितनी सीटें होंगी वो देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी 11 सीटें जीती हुई थी, 12 सीटों पे चुनाव हुआ था, बीजेपी 11 जीती थी, छिंदवाड़ा छोड़ के। कम से कम 3 सीट का नुकसान हो रहा है, वो 11 से 8 पे आ रही है। उसमें सतना की सीट है, उसमें बहुत सी सीटें ऐसी हैं, मैं मिनिमम बोल रहा हूं। ये महाराष्ट्र 13 सीटों पे अभी तक चुनाव हुआ। वहां पे एक इंटरेस्टिंग है, वहां पे इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी वहां डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाह रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। क्या हो रहा है कि बीजेपी लड़ रही है वहां 31 सीट पे चुनाव, 31 सीट्स। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 28 सीट पे लड़ रही है मेरे हिसाब से, 28 सीट पे। अब बीजेपी इन 28 सीट पे जहां पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ रही है, महज
4 सीट पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अगेंस्ट लड़ रही है, बाकी कहीं नहीं लड़ रही है। बाकी वो अपने सहयोगी दल, एनसीपी, शिवसेना, शिंदे, इन सबसे लड़वा रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर वो डायरेक्ट उद्धव ठाकरे वर्सेस बीजेपी हो जाएगा तो उसमें बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। उसके पास कोई इलेक्शन कहने का कोई नैरेटिव नहीं है, उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए बीजेपी अवॉइड कर रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, केवल 4 सीटों में आमने सामने का चुनाव कर रही है। महाराष्ट्र में जो 13 सीटों पे चुनाव हुआ है 2 सेकंड फेज तक, उसमें से 6 बीजेपी के पास थी, 3 का लॉस तो कम से कम हो ही रहा है। राजस्थान 25 में 25 सीटों पे चुनाव हो गया है। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि 2 सीट कम से कम हो रही हैं, मतलब मिनिमम 2 सीटों का लॉस है। मेरे हिसाब से कम 18 सीटों का लॉस है। एक और जगह आती है जो इंटरेस्टिंग है, उत्तर प्रदेश। अब तक 16 सीटों पे चुनाव हो गए हैं, उसमें से 10 बीजेपी के पास थी, 6 बीएसपी और सपा के पास थी। उस 10 में से बीजेपी 8 पे रह जा रही है। 2 सीटों का, जो बीजेपी की सीटें हैं, उन 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं इस फेज पे आ जा रहा हूं, क्योंकि ये फेज इंपॉर्टेंट है कि ये फेज किस तरह से चल रहा है, कहां। इस फेज में असम में है, असम का इसके बाद इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, 10 सीट पहुंच गया है, 4 सीट पे और होना है। और ये जो सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, इनमें अभी स्थिति यह है कि 4 में से 3 सीट पे बीजेपी कांग्रेस के सिटिंग एमपी हैं और 1 पे बीजेपी का। तो एक तरह से कांग्रेस को डिफेंड करना है। ये कल शाम तक हम लोग इस स्थिति में होंगे जानने के लिए कि वहाँ कांग्रेस अपनी सीटें डिफेंड करने की स्थिति में है कि नहीं है, मतलब इलेक्शन वोट के हिसाब से। बिहार में जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ 5 जगह इलेक्शन हो रहे हैं, और उन 5 में बीजेपी की महज 1 सीट है, सिर्फ 1। बाकी 3 जेडीयू की हैं और 1 लोक जनशक्ति पार्टी की है। मैं ये सारी बातें 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ। अब उस एक सीट को बीजेपी रिटेन कर पाती है कि नहीं कर पाती, अररिया वाली सीट है, वो देखने वाली बात होगी। अब आ जाइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। उन 7 सीटों में 1 सीट सिर्फ कोरबा वाली कांग्रेस के पास थी। अब ऐसा मानना है जानकारों का कि इन 7 सीटों में कांग्रेस कम से कम 3 सीटें जीत रही है। मैं अभी डिटेल, आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा, नहीं तो कल तो हम लोग करेंगे ये इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन वोट वाले दिन का जो एनालिसिस करते हैं उसमें एक उस पर चलेंगे। दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव अब एक साथ कर दिया गया है कंबाइंड, तो उसमें 1 बीजेपी था, और जो दादर नगर हवेली पे इंडिपेंडेंट था। हालांकि बाद में उसकी, अगर आपको याद हो, ये वही शख्स हैं जिन्होंने जाके आत्महत्या की थी बम्बई में, इसलिए कि उनकी बात सुनी जा सके, क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उनकी बात सुनी जा सके, क्योंकि वो इतने उनको प्रताड़ित किया था बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में, जाके उन्होंने आत्महत्या महाराष्ट्र में की थी। हालांकि अब उनकी पत्नी को, जो बीजेपी की प्रैक्टिस होती है, समझा बुझा के वो अपने यहाँ ले आए हैं। गोवा में बीजेपी की 1 सीट थी, इस बार भी 1 ही रहेगी। दोनों सीटों पे इलेक्शन है, एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी। स्थिति वैसी रहेगी। गुजरात में 25 सीट पे इलेक्शन है। 1 सीट ऑलरेडी निर्विरोध वो जीत चुके हैं। अब बाकी सीट पे क्या होने वाला है, राजकोट में क्या होने वाला है, क्या राजकोट का गुस्सा बाकी जगहों पे भी फैलेगा, ये देखने वाला होगा। 25 में 25 पिछली बार, इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। कर्नाटक में 14 सीटों पे इलेक्शन है। ये 14 में 14 बीजेपी की थी, एक भी कांग्रेस की नहीं, सब 14 में 14 बीजेपी हैं। अब रमन्ना का, भाई मुझसे बहुत से लोगों ने आपत्ति की और मैंने भी देखा, और फिर उनका कहना है कि मैंने कहीं कहीं रमन्ना को रमन्ना जी कर दिया। आप लोगों को बड़ी आपत्ति इसमें, आप उस बलात्कारी को, उस नर पिशाच को रमन्ना जी क्यों बोलते हैं? आदत की वजह से बोल देता हूँ, कोई सम्मान जरा भी नहीं है। ऐसे हैवान के प्रति अगर सम्मान की बात सोचना भी मेरे ख्याल में इंसानियत नहीं होगा। तो रमन्ना को के मद्देनज़र इस राउंड ऑफ वोटिंग पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि
अब रवन्ना की बात सब जगह खुल गई है, मोदी जी उसको पूरी तरह से प्रश्रय दे रहे हैं, ये पूरी तरह से खुल गया है। कर्नाटक की बीजेपी पूरी पार्टी उसको बचाने में लगी थी, ये भी सब जगह खुल गया है। अब ऐसे में 14 बीजेपी रिटेन कर पाती है। मेरे हिसाब में से अगर बीजेपी 4-5 सीटें भी इसमें रिटेन कर ले तो उसके लिए बड़ी भारी उपलब्धि होगी। अब आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पे चुनाव है। बैतूल में सेकेंड फेज में चुनाव था, लेकिन वहाँ बीएसपी के कैंडिडेट की डेथ हो गई थी, तो अब वो चुनाव थर्ड फेज में हो रहा है। और बैतूल की सीट को लेके कुल 9 जगह चुनाव है। 9 में 9 बीजेपी है। क्या आपको लगता है कि 9 में 9 बीजेपी इस बार होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2-3 सीटों का नुकसान तो बीजेपी को होगा ही होगा। महाराष्ट्र में कुल चुनाव हैं 11 जगह। 11 सीटों में जो पिछली बार स्थिति थी उसमें बीजेपी के 4 सिटिंग एमपी थे। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी इज शाइंग टू फाइट अगेंस्ट उद्धव ठाकरे शिवसेना, वो एक फैक्टर है। और इस 11 चुनाव में या बीजेपी की जो 4 सीटें हैं उसमें बीजेपी अगर 2 भी रिटेन कर ले जाती है तो बीजेपी के लिए वो बड़ी बात होगी। जैसा लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि वहाँ चुनाव करीब करीब धीरे धीरे एक तरफा हो गया है। एक तरफा मतलब ये कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आप वहाँ पे भी ये हो रहा है कि अजीत पवार केवल बारामती में फंस के रह गए हैं। अजीत पवार केवल अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दे रहे हैं। वहाँ पे सुप्रिया सूले हैं, वो शरद पवार का गढ़ रहा है। वहाँ पे अजीत पवार को लगता है कि अगर मैं हार गया तो मेरी सारी क्रेडिबिलिटी अपने परिवार में भी खत्म हो जाएगी, राजनीतिक रूप से भी पैदल हो जाएंगे। लेकिन इनके सामने जो उनके चाचा हैं शरद पवार के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मेहनत दौरे कर करके यहाँ रैली वहाँ रैली यहाँ रोड शो वो शरद पवार कर रहे हैं। शरद पवार इस समय महाराष्ट्र की खाक छान रहे हैं। जो अजीत पवार उनके सामने खड़े होने के बाद भी वो नहीं है। तो एनसीपी को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पिछली बार उसके 4 एमपी थे, इस बार उसमें बढ़ोतरी होगी ज़रूर। और इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में जो इस फेज़ में 4 सीटों पे जहां बीजेपी विजयी हुई है उसमें कमी आएगी। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश जहां पे 10 सीटों पे चुनाव है। पिछली बार 2 जगह से समाजवादी पार्टी की जीती थी। वो 2 सीटें थी मैनपुरी और संभल। तो मुझे ऐसा लगता है मैनपुरी से उनकी पत्नी लड़ रही है अखिलेश यादव जी की, डिम्पल यादव, उनको रिटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। संभल भी बर्क साहब की डेथ हो गई, उनके पौत्र शायद लड़ रहे हैं, वो भी बहुत कंफर्टेबल हैं वहाँ से जीतने के लिए, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 3 ये तो हो गई 2 सीटें सपा की जो वो रिटेन कर लेगी। अब बाकी 8 सीटें जहाँ पे बीजेपी जीती थी पिछली बार, उसमें से 3 सीटें मुझे ठीक से इंडिया गठबंधन की झोली में आती हुई दिख रही है। एक फिरोजाबाद, राम गोपाल यादव के लड़के वहां से लड़ रहे हैं। राम गोपाल जी नेता जितने बड़े हों, लेकिन वो दिल्ली की पॉलिटिक्स को मैनेज करना कैसे आता है उनको ठीक से पता है। लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पे फिरोजाबाद में ये डायरेक्शन आ गया है कि अब बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं, अब उनको कौन सी चाबी घूमी, कहाँ से चाबी घूमी, दबाव है कि कुछ, वो जो भी है वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वहाँ से इनके लड़के अक्षय यादव को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव के दूसरे जो भाई हैं वो लड़ रहे हैं बदायूं से, और वहाँ पे शिवपाल यादव ने बिल्कुल खूंटा गाड़ के रखा है। अगर उनको अपने लड़के को पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश करना है, पहला चुनाव है आदित्य यादव का, तो वो उनको दिखाना है। ऐसा भी लोग मान रहे हैं कि आदित्य यादव कम उम्र होने की वजह से उनका कनेक्ट यंगर जनरेशन में ज़्यादा बेहतर हो रहा है। लेकिन शिवपाल यादव की भी सारी सांगठनिक क्षमता, व्यू रचना, ये सब कुछ दांव पे है बदायूं में। और मुझे नहीं लगता है कि बदायूं जो उनकी ट्रेडिशनल सीट रही, जहाँ से धर्मेंद्र यादव रहे हैं सांसद पहले भी, वहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये 4 सीट तो हो गई
समाजवादी पार्टी के झोले की। एक इसमें जो सरप्राइज वो है फतेहपुर सीकरी कांग्रेस के लिए भी। वहाँ पे एक रामनाथ सिंह सीकरवार हैं, फौजी बाबा कहा जाता है, फौज के रिटायर्ड व्यक्ति हैं, और वो कुछ मिलते 4-6 साल से वो घर नहीं गए हैं। वो मंदिर में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के काम कराते हैं। और इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि एकदम से फतेहपुर सीकरी की जनता ने बना लिया कि इस बार सीकरवार साहब को, ये फौजी बाबा को तो सांसद बना के ही भेजना है। तो मेरे हिसाब से इन 10 सीटों में 5 सीट तो आज बिल्कुल ठीक से इंडिया गठबंधन की बढ़त है। हाथरस और आगरा जिन लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि दोनों जगह बीजेपी आगे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एटा में भी बीजेपी की बात आगे कहने की कह रहा है। आंवला में थोड़ा मतलब उहापोह है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बरेली में कस के फाइट हो रही है। बरेली में फाइट इसलिए हो रही है कि संतोष गंगवार जो 8 बार के एमपी रहे हैं, उनका टिकट काटा गया है, और उनका टिकट काट के वो घर बैठ गए हैं। जो दूसरे उन्हीं की बिरादरी के दूसरे गंगवार साहब को दिया गया है, वो प्रवीण ऐरन के बराबर मैच नहीं कर पा रहे हैं। प्रवीण ऐरन वहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, इंडिया गठबंधन की पूरी ताकत लगी हुई है, और शायद वहाँ से ऐसे चुनाव आएंगे जो नतीजों को देख के इंडिया गठबंधन भी खुश होगा, सपा भी खुश होगी, और मेरे हिसाब से संतोष गंगवार भी कहीं ना कहीं मन ही मन तो खुश होंगे, भले ही बाहर से उसको कहें कुछ नहीं। अब मैं आ जाता हूँ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में अब शुरू हो रहा है जहाँ पे टीएमसी का है। 4 सीटों पे चुनाव है, इसमें से एक ही बीजेपी के पास है, 3 टीएमसी के पास है। टीएमसी को के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सीटें, पिछली बार उसके 22 सीटें थीं, उससे नीचे ना आने दें। तो टीएमसी को के ऊपर प्रेशर है ये तीनों सीटों का। लेकिन बीच में जो संदेश खाली वाली खबर आ गई है कि किस तरह के बीजेपी के ही लोगों ने मिल के पूरी संदेश खाली का जो कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था, वो रचा था, उसको मुझे लगता है कि वो भी एक टर्निंग पॉइंट होगा, नंबर 1। नंबर 2, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता को इस समय मतलब उस पर वोट करने की, उसके नैरेटिव बनाने में सफल हो रही हैं। और ऐसा लगता है कि बीजेपी को 18 सीट में से कितनी कम होंगी ये वो है, लेकिन कम तो ज़रूर होंगी, इसमें कहीं कोई अभी तक के चुनाव से लग रहा है कि कम तो ज़रूर होंगी। तो फेज़ 3 में जहाँ पे बीजेपी को 90% का स्ट्राइक रेट चाहिए, वहाँ अगर बीजेपी कुछ भी फिसल रही है और फिसलती हुई दिखाई दे रही है, तो मेरे ख्याल में मोर और लेस जिसको कहते हैं कि द गेम इज़ ओवर फॉर बीजेपी आफ्टर 3rd फेज़। लेट्स सी कि 3rd फेज़ में कैसे वोट पड़ते हैं। उसके बाद निश्चित तौर पे कल शाम तक हम लोग ज़रूर बेहतर एस्टिमेट करने की स्थिति में होंगे। थैंक यू।